हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे भाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि पिछले क्लास में तो बस हेडिंग देकर छोड़ दिया था। उसमें हम आंखों के बारे में देखे थे कि हमारी आंखें कैसे होती है। और वो उतना ज़रूरी भी नहीं है बच्चों, वो तो क्लास 10th में आपने पढ़ा ही होगा। आंखों के लिए चश्मा कौन सा लगता है, कौन सा डिफेक्ट में कौन चश्मा लगता है, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ डिस्कस किए थे। उससे कोई दिक्कत है नहीं, वो नहीं भी देखेंगे तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम समझते हैं, उसमें पहली चीज़ हमारे पास माइक्रोस्कोप आ जाता है। दूसरी चीज़ टेलीस्कोप आएगा। टेलीस्कोप तो आगे आएगा, अभी हम माइक्रोस्कोप को ही देख लेते हैं बच्चों। तो माइक्रोस्कोप मतलब कि माइक्रो मतलब छोटी चीज़ों को, स्कोप मतलब बड़ा कर देना, है ना। माइक्रोस्कोप ऐसे समझ सकते हैं कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना। जैसे होती है ना, हम हमारे कॉलेजेस में होती है, हमारे स्कूल्स में होती है माइक्रोस्कोप, जिससे हम लोग छोटी सी चीज़ को नीचे रखते हैं और एक्सपेरिमेंट में ऐसे करके देखते हैं तो वो बड़ा नज़र आता है, ठीक है। तो वही है माइक्रोस्कोप भाई। माइक्रोस्कोप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई सिंपल माइक्रोस्कोप है तो हम नहीं कोई स्टडिंग चीज़ों में यूज करते हैं कि ऐसे करके आंखों से देखते हैं ना तो थोड़ा बड़ा दिखता है। उसमें बस एक ही लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो चीज़ों को थोड़ा बड़ा करके हमें दिखा देता है बच्चों। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात अब आ जाती है हमारे पास कि माइक्रोस्कोप को समझना है तो पहले चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो चीज़ें होती है जो आपके सिलेबस में है। और भी चीज़ें फिर हो जाती है, इलेक्ट्रोनोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो जाएगा, उसमें कि बहुत छोटी चीज़ों को और देख सकते हैं। तो चीज़ें जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। बट बात यह है, अभी हमें अपने सिलेबस के अनुसार छोटी सी चीज़ देखना है। और ये सिर्फ जेईई मेंस में कभी आ जाता है और छोटा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। आप बिल्कुल इसको उतना करके इलोबोरेट करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, इसमें सिंपल सी बात है ना। जैसे जिस तरीका का टॉपिक है वैसे ही आपको पढ़ लेना है, ठीक है। हो गई ज्ञान की बात। तो बात अब ज्ञान की हो गई, तो अब असली ज्ञान की बातें करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है। माइक्रोस्कोप बेसिकली अगर आपको समझना है तो आप बिल्कुल ईजी तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे ये पेन उठा लेता हूँ मैं। एक हो जाता है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हमारे पास हो जाता है कंपाउंड, है ना बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यही आपके सिलेबस में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, सिलेबस में पढ़ लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का बस इसमें एक ही काम होता है, टू मैग्नीफाइज सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें हायर रेजोल्यूशन का होता है, टू मैग्नीफाई, पता नहीं स्पेलिंग मेरे को सही नहीं आ रहा है, मैग्नीफाई पता नहीं बच्चों, आप देख लीजिएगा। टू मैग्नीफाई एंड टू गेट हाईली रेजोल्यूटेड, हाईली रेजोल्यूटेड वही इमेज, और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। हम इसमें चाहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में चाहते हैं बच्चों कि हमारा जो इमेज जो बन के आए हमारे आंखों पे पड़े वो बहुत ज़्यादा रिजोल्यूटेड हो, बहुत ज़्यादा शार्प हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट भी हो, है ना, और बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम अच्छा माइक्रोस्कोप, करता ये भी वही है, करता ये भी वही है, दोनों माइक्रोस्कोप ही है भाई लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा क्वालिटी पर्पस है ना। एक होती है, दो चीज़ें सेम है लेकिन एक बहुत अच्छा क्वालिटी में होती है, तो ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा इमेज देता है। और ये थोड़ा नॉर्मल चीज़ है, ये सस्ती होती है, महंगी होती है, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। महंगे इन सेंस कि इसका यूज बहुत अच्छे चीज़ों में किया जाता है, ठीक है। और इसमें आपको आगे जाके पता भी चलेगा कि वन कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, है ना। इसमें बस एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। यहाँ पे बच्चों दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड। और भी चीज़ें होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग एक और चीज़ पढ़ लेते हैं बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में यूज़ होगा, उसको पहले देख लेते हैं और अच्छे से आपको डिस्कशन मिलेगी आगे। यहाँ पे एक आती है बच्चों मैग्नीफाइंग पावर, जिसको एम से डिनोट करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर एम है क्या?
जिस तरीके से याद कीजिए, अगर आप पढ़े हो पहले का लेक्चर, तो उसमें क्या बताया जाता था कि भाई जैसे हम लोग अगर मैग्नीफिकेशन लिखते थे, सिंपल मैग्नीफिकेशन होता था, जिसको हम लोग हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके चीज़ें बता देते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन बात ये है, अगर कहीं पे हमको वर्चुअल इमेज मिल रही है बच्चों, तो वर्चुअल इमेज और कोई भी इमेज हमें बहुत दूर जाकर मिल रही है, तो उसमें फिर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वही खुद वर्चुअल है ना। वो खुद वर्चुअल है, खुद ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तो कैसे उसका मतलब हम लोग हाइट ऐसे करके इंटरप्रेट कर पाएंगे। इन्फिनिटी पे बन रही हो तो हाइट अगर इन्फिनिटी कर दे, मैग्नीफिकेशन इन्फिनिटी आ जाएगी, चीज़ें सही से हो नहीं पा रही थी, बात ये आ रही थी, ठीक है। तो वर्चुअल चीज़ों को हम कैसे, अगर मैग्नीफिकेशन के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग मैग्नीफाइंग पावर को ईजाद किया, थोड़ा हमने उसके बारे में समझा। तो लोग जब यूज करते थे पहले सिंपल मैग्नीफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते थे ना, किधर गया, पहले हम लोग जब सिंपल मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं करते थे, याद होगा आपको, वी अपॉन यू करते थे, इसमें क्या बोलते हैं, लेंस में मैग्नीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो सिंपल मैग्नीफिकेशन था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब हम लोग यूज करेंगे, वो होगा एंगुलर मैग्नीफिकेशन। इसका यूज इसलिए हो रहा है ना, समझिए चीज़ों को बच्चों, कि अगर चीज़ों को देखना है हमें, तो कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है ये डिपेंड करता है वो कहाँ पे है, समझ में आ रहा है। अगर ये हमारे पास पेन है, ये पेन हम आपके आंखों के देखिए पास ले आए, पास ले आए, ये पेन कितना बड़ा हो गया, ठीक है। पेन उतना ही लंबा है, पेन का अगर लेंथ देखें तो 6 इंच का होगा, ठीक है। तो पेन 6 इंच का ही है, अगर इसको हम पास ला दिए तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा लग रहा है, लग रहा है कि भाई 60 मीटर का हो गया ठीक है। वही बात होती है, ये ऑब्जेक्ट का एक्चुअल हाइट वही है, लेकिन ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है कि ये आंखों से कितना पास है। ये यहाँ पे सामने आपके आंखों के सामने आ गए तो बहुत बड़ा हो गई, और यही दूर चली गई तो बहुत छोटा हो गई, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बात ये थी कि डिपेंड कर रहा है ना कि इसका पोजीशन कहाँ है, तो पोजीशन के अकॉर्डिंगली इसका हाइट, मतलब देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। इसका हाइट तो वही है, बस उसको देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। जब पास ला रहे हैं तो बड़ा दिख रहा है, बस दिख रहा है, बड़ा थोड़ी हो रहा है ये बस दिख रहा है चीज़ें, ठीक है। तो वही बात थी, उसीलिए हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन यूज करते हैं। इसी को एक बोला जाता है, मैग्नीफाइंग पावर को ही एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी बोल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग देखिए, मैं अभी बताया ना, सिंपल जैसे हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन यूज करते थे, जहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करते थे, ये याद होगा पहले, जो कि रियल इमेज बनता था, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। बट यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिलाई ऑन एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, जिसको एम ही बोलेंगे। इट इज़ द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट, बोथ आर प्लेस्ड एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऐसे यहाँ पे बोथ तो बोलना सही नहीं रहेगा, इसको थोड़ा काटे देते हैं। आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपको मैंने कल भी तो बताया था कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, ऐसे बोलते हैं ना, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसको हम लोग 25 सेंटीमीटर, कल ही तो बताया था बच्चों, 25 सेंटीमीटर होती है ना। आप 25 सेंटीमीटर तक ही एक क्लियर इमेज देख पाएंगे, उसके अगर और पास जाएंगे तो भाई इमेज ब्लरी हो जाता है, ठीक है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन होता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये था ना, बात क्या था, बात तो भूल गए, नहीं भूले, देखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीफिकेशन का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप ध्यान दें तो विजुअल एंगल, विजुअल एंगल भी समझाता हूँ। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्यू बाय नेकेड आई। ठीक है, व्यू बाय नेकेड आई का मतलब मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। व्यू बाय नेकेड आई एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ऐसे भी लिख सकता हूँ, उसका मतलब यही होता है, ठीक है।
तो इसको समझना पड़ेगा बच्चों आप। ये जो है ये है यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल लीजिए, या फिर आप मैग्नीफाइंग पावर बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल इमेज, ठीक है, फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्यू बाय नेकेड आई एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। बात यह है अगर कोई है ना ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है बच्चों मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे, तब हमारे आंखों से कितना एंगल बन रहा है, विजुअल एंगल कितना है। विजुअल एंगल क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए बच्चों। विजुअल एंगल मैं अभी 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 बता दे रहा हूँ। ओके सर जी बता दो भाई। ये देखिए ऐसे हमने बना दिया और ये आपकी आँख है। सर इतना ख़राब आँख है क्या मेरा? अब क्या करें बच्चों, जैसा बन गया भाई, ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये अगर आपका आँख है, ये आपके आई लेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन जिसको डी बोलते हैं, यहाँ से दूरी आपकी आँखों से दूरी इसकी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है, ये तो पता ही होगा। तो वही बोला जा रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट यहीं पर रख दिया गया है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे अगर रख दिया गया है कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके, तो इससे जो रेज आएगी ना, ऐसे करके जो रेज आ रही है, ये जो रेज आ रही है बच्चों, वो तो टकराएगी। तो हमको रेज से मतलब नहीं है हमको मतलब है कि इसका जो यहाँ से जाएगा ऐसे करके रे, ऐसे टकराएगा आपके आई लेंस पे। तो यहाँ से ये जितना एंगल थीटा बना रहा है, इसी को थीटा नोट बोलते हैं, थीटा नोट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसी को थीटा नोट बोलते हैं। ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब आप चश्मा उश्मा नहीं पहने हैं भाई, है ना, नंगी आँख। तो इसमें आप चश्मा नहीं पहने हैं, आप डायरेक्ट देख रहे हैं, तो डायरेक्ट देख रहे हैं तो इसी को हम लोग बोल देंगे थीटा नोट को ही क्या बोल देंगे बच्चों, विजुअल एंगल है, विजुअल एंगल फॉर नेकेड आई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बचवा लोग, ठीक बा। देखा तनी अब आगे कोई चीज़ समझावे के बाद ये अगर समझ में आ गए रोवनी के, तो अब आगे हमने देखब ई कि विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। तो ये जब इमेज फाइनल बन जाएगा वो कितना एंगल सबटेंड करेगा, वो है ये, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे एम अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे थीटा अपॉन थीटा नोट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है, कैसे चीज़ों को करना है। अगर हम आपको यहाँ पे पूछ ले, अगर हम आपको यहाँ पे पूछ ले कि टेन थीटा का वैल्यू बता दो बच्चों, टेन थीटा नोट का वैल्यू बता दो, ठीक है, टेन थीटा नोट का वैल्यू बता दो। परपेंडिकुलर एच नोट डिवाइडेड बाई, इसको डी बोलते हैं, मतलब जो ये है ना डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, इसको डी से भी रिप्रेजेंट करेंगे कहीं कहीं पे, तो इसको घबराना नहीं है आपको, ठीक है, इसको डी भी बोल देंगे तो आपको समझना 25 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया टेन थीटा का वैल्यू। और जैसे कि मैं बता दूं कि आपकी आंखें तो छोटी ही हैं और आप जो आगे यूज करेंगे माइक्रोस्कोप का, वो भी उसका भी फोकल लेंथ काफ़ी छोटा होता है, तो काफ़ी छोटा होता है, तो विजुअल एंगल जो बनता है वो भी काफ़ी छोटा होता है। तो यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन का यूज करके हम समझेंगे कि भाई अगर थीटा नोट या फिर थीटा जो भी है, ये आगे चल के समझ में आएगा। तो वो अगर छोटा है, इज़ वेरी स्मॉल, अगर छोटा है तो आपको तो एक चीज़ पता चल ही जाएगा यूज करने का मैथ का, कि टेन थीटा नोट का वैल्यू थीटा नोट के बराबर ही होगा। तो अब बराबर हो गया क्योंकि छोटा एंगल है, तो इसका हम लोग वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते हैं, थीटा नोट इक्वल टू एच नोट अपॉन डी बोल सकते हैं। तो यही चीज़ तो सही आ गया, आ रहा है आपको समझ में? तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और विजुअल एंगल अगर आप समझ लिए इसके लिए, थीटा नोट मतलब नेकेड आई के लिए, तो अब आगे चल के आप ये भी समझ जाइएगा कि थीटा क्या है, और वो हम आगे निकाल रहे हैं भाई। जैसे कि आप यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे मैंने माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था, यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कोई को बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टडिंग ग्लास भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टडिंग ग्लास। बच्चों स्पेलिंग थोड़ा देख लेना यार, मेरा पता नहीं स्पेलिंग गलत हो रहा है, आपसे ट्यूशन लेना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती हो तो बच्चों हमें बिल्कुल बताइए, क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, ठीक है, पता नहीं क्यों।
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज सिंगल, अच्छा सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, शॉर्ट फोकल लेंथ होता है। बिल्कुल मैंने बोला, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा आप कि जहाँ जहाँ हम ये माइक्रोस्कोप में लेंसेज ले रहे हैं ना, इनका फोकल लेंथ काफ़ी छोटा होता है भाई, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। काफ़ी छोटा मतलब कि 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इतना स्मॉल फोकल लेंथ के लेंसेज यूज करते हैं। और हमको मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन हमको पता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो जब भी आप ऐसा दिमाग में कहीं पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप समझिएगा कि जनरली आपको मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन दूर ही मिलेगा एज कम्पेयर टू फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज, ठीक है। ये क्लियर रखिएगा दिमाग में, क्योंकि ऐसा ही बनाया जाता है माइक्रोस्कोप, ऐसा ही ज्योमेट्री के थ्रू, तभी वो काम करेगा माइक्रोस्कोप की तरह। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस फॉर द वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। बात ये है कि भाई हमने पढ़ा कि बहुत पहले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि कैसे कैसे कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ पे इमेज बनेगा, लेंसेज में और मिरर में भी बताया था, याद कीजिए, है ना, वो ज्योमेट्री वगैरह मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे यूज होगी, एक ही केस यूज होगी। याद कीजिए कब हमको मैग्नीफाइड इमेज मिलता था और वर्चुअल और इरेक्ट भी मिलता था। तो लेंस के केस में अगर हम देखें, और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये कॉन्वेक्स लेंस ही, ठीक है, क्योंकि इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं माइक्रोस्कोप बनाने में। तो इसमें आपको कौन सा केस था जिसमें कि भाई मैग्नीफाइड इमेज बनता था, वर्चुअल इमेज बनता था, इरेक्ट बनता था, ये सब याद होगा ना। तो कौन सा केस था बच्चों, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते थे, याद है, और यहाँ पे लिखा भी तो हुआ है ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, है ना, इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो यही बोला जा रहा है बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, पेंसिल यहाँ पे रखा हुआ है, पेंसिल को जब भी मैंने रखा होगा तो ये ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पे कहीं फोकस होगा इस लेंस का। तो इन दोनों के बीच में रखते थे तो हमको वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलता था। याद है सर, याद है, तो बहुत सही बात है बच्चों, अगर याद है तो फिर समझ जाइए। इससे इसका लाइट रे जब इस पर पड़ेगा तो भाई वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बना हुआ है, दिख भी रहा है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। और हमारी आंखें इधर होती है, जब हम आंखों से देखते हैं तो हमें ये नहीं, ये दिखता है, ठीक है, इसका इमेज ये बन गया ना, तो हमको ये दिखेगा, हमको ये नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट अब इमेज बन गया तो हमारे आंखों के लिए यही दिखेगा। तो अब इसका मैग्निफिकेशन हो गया ना भाई, ये तो मैग्नीफाई हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट छोटा था बड़ा हो गया ना। तो यही जो काम था माइक्रोस्कोप का, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा देना और हमारे आंखों को यही वाला दिखेगा डायरेक्टली। तो अब हमको समझ में आ गया कि भाई छोटे को हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो यही तो था, यही तो है सिंपल माइक्रोस्कोप, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल हमने थीटा लिया था कि जो फाइनल इमेज बनेगा वो कितना उसका विजुअल एंगल होगा, वो हम निकाल लेते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, हमको ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो आपके लिए मैंने बना दिया भाई यहाँ पे बिल्कुल अच्छा सा कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा तो नहीं है क्या करें यार, ज्योमेट्री में सही से नहीं बना पाता हूँ, कोई बात नहीं सर, हमसे भी तो नहीं बनता है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया आपके पास फोकसवा, और एक बीच में रखल बा यहाँ पे एक ऑब्जेक्टवा, कैसे ऐसे मान लेता नहीं, ऐसे रखल बा, ठीक बा। जब यहाँ से अगर रेज निकली भाई लोग बतावा तो लोगों ने, जब यहाँ से रेज निकली ऐसे करके तो ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये तो कंफर्म है ना बच्चों, ये तो इधर ही जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये तो ऐसे ही जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ से जो रेज जो जाएगी वो ऐसे जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक अगर आप अब आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा रेज अच्छा नहीं बना, इसको अच्छा बनाते हैं। अरे यार इतना गंदा रे बनाओगे तो कैसे काम चलेगा रे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बना दिए हैं, ये हम यहाँ पे बना दिए हैं बच्चों। तो अब आपको समझ में आएगा, यहाँ पे तो ये फोकस होकर ही गया होगा। तो ये जब हम इसको पीछे अगर मिलाने की कोशिश करें बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको अगर पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए, जब पीछे हम लोग इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा ये मिलते हुए यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। जब ये यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है तो आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, है ना बच्चों, ये ऑब्जेक्ट भी आपको दिखेगा। ये सॉरी यार, ये इमेज है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ऑब्जेक्ट था और ये आपको यहाँ पे इमेज मिलेगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि
जो फाइनल इमेज यहाँ पे बनी हुई है बच्चों, ये जो फाइनल इमेज हमारे को बन गई, तो अब हमको पता करना है कि विजुअल एंगल कितना होगा ये फाइनल इमेज के लिए, मतलब थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो यही एंगल तो थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे अगर टेन थीटा को लिखना चाहें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, और यहाँ से टेन थीटा आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे गया है, ये ऐसे है, ये भी है और ये भी है, मतलब टेन थीटा दिस अपॉन दिस भी होगा और दिस अपॉन दिस भी हो सकता है। तो दोनों लिख लेते हैं आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट ऑफ इमेज हो गया और ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग भी बोलते हैं ना ठीक है। और अगर हम देखें तो अगर टेन थीटा का वैल्यू, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू भी आ जाएगा। ठीक है सर, यू माइनस में आएगा ना क्योंकि पीछे, ठीक है भाई ठीक है, वो सब लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं जनरल ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर इतना नहीं सोचना है। अब टेन थीटा पता चल गया भाई, और टेन थीटा ये क्या था, यही तो विजुअल एंगल था, विजुअल एंगल, ठीक है, यही तो था विजुअल एंगल। तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। और यहाँ पे बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ये बीटा भी वही है, विजुअल एंगल में है, विजुअल एंगल फॉर फाइनल इमेज, ठीक है, फाइनल इमेज के लिए यही विजुअल एंगल हमारे पास है। तो आपको ध्यान देना है कि फिर से वही बात थीटा वेरी स्मॉल है ना वही बात हो गई, थीटा वेरी स्मॉल है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली थीटा हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू हम लोग फिर बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन वी, या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू। ये यहाँ से पता चल गया, और पहले से हमको टेन थीटा नोट का भी वैल्यू पता है, कितना था बच्चों, याद कीजिए याद कीजिए, आपको तो याद होना चाहिए भाई, मेरे को ही नहीं याद है एच नोट अपॉन डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एच नोट अपॉन डी था, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। फिर थीटा नोट का वैल्यू हमने फाइंड किया था एच नोट अपॉन डी। अब आपको पता चल गया है, तो अब आप एंगुलर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू बता सकते हैं, जो कि थीटा अपॉन थीटा नोट था। तो थीटा यहाँ पे कितना आया है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन वी, अच्छे से लिख दूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन वी, और नीचे यहाँ पे थीटा नोट का वैल्यू आया है एच नोट अपॉन डी। तो फिर से वही बात हो गई, और हमको एच नोट काटना है तो यहाँ पे एच नोट का टर्म में लिख देता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एच नोट अपॉन यू डिवाइडेड बाई एच नोट अपॉन डी। तो डी ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे यू नीचे आ जाएगा, एच नोट कट जाएगा ना भाई, ये तो आपको क्लियर होगा बच्चों देख के ही। चलिए ठीक है, हमने काट दिया, तो यहाँ पे एंगुलर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू डी अपॉन यू आ गया भाई, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपके पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन आ गया, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ठीक है, यही है आपके पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का, जिसका यूज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज करेंगे, ठीक है। और इसका थोड़ा अच्छा सा वर्जन यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये जो मैग्नीफिकेशन आया है एंगुलर मैग्नीफिकेशन, इसका एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है भाई। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, चलिए बताते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं भाई। आपके पास ये तो समझ में आ गया भाई कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आ गया हमारे पास डी अपॉन यू, सिंपली कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी का अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा अच्छे से बच्चों, ठीक है। तो एक वैल्यू अब यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ एम, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम, क्योंकि ये किताबों में भी दे रखता है इसीलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर एम हमको मिनिमम चाहिए भाई, क्या होगा, यही तो सोचना है, यही तो सोचना है बच्चों। सर अगर हमको एम का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यू का वैल्यू मैक्सिमम कर दो भाई, यू का वैल्यू मैक्सिमम मतलब कि यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी कर देते हैं, अगर इसको इन्फिनिटी की तरफ ले गए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो एम का वैल्यू ऑटोमेटिकली मिनिमम आ जाएगा, मतलब ये जीरो की तरफ चला जाएगा और बिल्कुल हो जाएगा आंसर सही। बट थोड़ा सा झोल है, मैथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है आप,
मैथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। मैथ में तो यही बताया जाता है ना, मिनिमम इसको कर दो फिर उधर वाला मैक्सिमम हो जाएगा, इधर वाला मैक्सिमम कर दो तो ऊपर वाला मिनिमम हो जाएगा, इसको मैक्स करो तो ये मीन, और ये मीन करो तो ये मैक्स हो जाएगा। ये तो बहुत सही बताया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बात ये है कि कैसे किया जाए इसको। फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा भाई क्योंकि अगर मैग्नीफिकेशन जीरो की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो कुछ डिफाइंड ही नहीं हुआ ना, फिर तो कुछ डिफाइंड ही नहीं हुआ यार। तो करना क्या होगा हमें, अब हमको यहाँ पे देखकर सोचना पड़ेगा रे डायग्राम को। देखिए समझिए यहाँ पे बच्चों बिल्कुल इजी तरीक़े से कि हम अगर ध्यान दें तो जो u है यहाँ पे, ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जहाँ पे ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। समझिएगा आप बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपकी क्या है, आँखें हैं। चलिए आपकी आँख मैंने बना दिया बच्चों, ये देखिए। और यहाँ पे लेंस लगाया हुआ है ना हमने, जो हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारा आँख यहाँ होता है, कॉन्वेक्स लेंस कहीं और लगा देते हैं भाई, पास में ही तो लगाते हैं हम लोग, ठीक है। सर इतना ही पास नहीं, ठीक है, पास में तो होता है ना, बस बात ये है। अब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है, बात यहाँ पे समझना होगा आपको कि इसका मिनिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू मिनिमम कर रहे हैं, तो u जो ये ऑब्जेक्ट है अगर हम ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी पे बढ़ाते जाएं तो इसका जो फोकल लेंथ होगा f, ये जो f होगा इसका फोकल लेंथ, तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रख दें तो इसका इमेज जो होगा इसके फोकल लेंथ पे बनेगा। ये तो कंफर्म है ना, फोकल लेंथ पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनता है, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकल लेंथ पे बनता है। हाँ सर ठीक है, तो अगर ठीक है बच्चों तो आप ऐसे समझिए, तो इसका अगर इधर रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया, तो उसका इसका इमेज फिर फोकल लेंथ पे बनेगा, ठीक है। और जब फोकल लेंथ पे बन रहा है भाई, जब इसका जब फोकल लेंथ पे मान लेते हैं ना कि कहीं इधर पे बन गया, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा है ना, तो ऐसे करके आएगा ऐसे, तो ऐसे करके मान लेते हैं कि इसका फोकल लेंथ पे बन गया, तो ये तो फिर कुछ मतलब ही नहीं हुआ। हमें ये आँख यहाँ पे है, हमारा लेंस यहाँ पे है, आई लेंस, और ये ऑब्जेक्ट इधर बन रहा है, आई लेंस के भी पीछे बन रहा है, तो फिर इस ऑब्जेक्ट को हम इस जो इमेज बना है इस लेंस के कारण उसको हम देख ही नहीं पाएंगे। बेसिकली आपको ये चीज़ समझना होगा कि रेंज ही डिफरेंट है भाई, इन्फिनिटी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है इन्फिनिटी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि हमें पहली बात तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज, यही तो चाहिए ना। ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज हमें वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड चाहिए, तो ये एक ही केस में होगा जब इस लेंस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाए। तो इन्फिनिटी पर क्यों जा रहे हो भाई इन्फिनिटी पे तो जाना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार सोच था, लेकिन मैंने सोच के बताया आपको। सर आप भी सोच रहे थे, हाँ सोच रहा था, बिल्कुल सोच रहा था। ऐसे आप नॉर्मली भी सोच सकते हैं कि इन्फिनिटी तक क्यों जाना है, इसको इन्फिनिटी क्यों करना है, करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको रियल इमेज नहीं चाहिए ना, हमको वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड चाहिए, वो फोकल लेंथ और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलेगा। तो सब समझ में आ गया हमारे पास कि इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होगा और इसका फोकल लेंथ कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जो रख सकते हैं मैक्सिमम फोकल लेंथ पे ही जाके रख सकते हैं, इससे दूर तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें कंडीशन भी तो अप्लाई करना है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनाना है, इसीलिए हम मैक्सिमम जाकर फोकल लेंथ पे ही ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो यहाँ पे u का मैक्सिमम वैल्यू अगर रखना चाहें तो फोकल लेंथ ही रख सकते हैं आप बच्चों, ठीक है। हाँ सर आप समझ में आ गया, तो फोकल लेंथ ही रख सकते हैं। तो अब तो सर बिल्कुल आसानी से बता दूंगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, d/f। सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही आपने किया है, ठीक है, बिल्कुल सही किया है। लेकिन इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं भाई। आपको पता है कि हमारे पास ये होता है d/u मैग्नीफिकेशन का वैल्यू। आपको एक तरीके से बताता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कि आपको लेंस फार्मूला पता होगा, लेंस फार्मूला तो पता ही होगा ना, उसको लगा सकते हैं। सर ये क्यों बता रहे हो बच्चों, इसको भी देख लेना चाहिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है, तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को इधर रखा हूँ मैं, तो इधर जा रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस का u ले लूँगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहा हूँ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/-u होगा, क्योंकि मैं पीछे रख रहा हूँ, ठीक है, पीछे जाकर रख रहा हूँ तो माइनस का u ले लिया, यही हमें निकालना है। और हम भी इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, देखिए अगर फोकल लेंथ पे रखे हैं हम लोग, ये भी तो सोचिए, अगर आपने u का फोकल लेंथ ले लिया तो अब इसका इमेज जो बनेगा इस लेंस के थ्रू वो इन्फिनिटी पे बनेगा भाई। हाँ सर, अगर हमने यहाँ पे ले लिया तो ऐसे जाएगा रेज, ऐसे जाएगा रेज, और ऐसे चलता चला जाएगा, इन्फिनिटी पे रेज बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी पे बनेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ पे इस लेंस के थ्रू भी, ये आपके आई लेंस के थ्रू भी ये रेज जा रही है। तो अब आपको ये जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, इसका रेज आपके आंखों पे पड़ रही है ना, इसका यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ये रिफ्रैक्शन के बाद रेज इसका ऐसे जा रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो अब ये है कि अब इसके थ्रू भी गुजर रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि ये रेज ऐसे ऐसे जा रही है भाई, जा रही है, जा रही है, ये रेज ऐसे ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जाते जाते कहीं इन्फिनिटी पे मिला और यहाँ पे ऐसे इसका इमेज होगा। लेकिन इसको तो, ये जो होगा आपके, ये आई लेंस है, आई लेंस को क्या लगेगा कि भाई यही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये मिलाया, पीछे जाकर मिलाया, तो इसको पता चला ये है। समझ में आ रहा है? अब आपके आंखों को लग गया ना कि भाई ये बहुत बड़ा इमेज है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, था छोटा लेकिन अब हमको बड़ा लगने लगा, और वो भी इन्फिनिटी पे जाके ये ऑब्जेक्ट मिला है हमको। तो अब आप समझिए, आपकी आंख जो होती है, अगर आप चश्मा नहीं पहने हैं, आपका जैसे मेरा आंख है, रात को अगर ऊपर सोते हैं छत पे, तो ऊपर जब हम तारे देखते हैं तो तारे तो बहुत दूर है ना, वही तो हो रहा है, तारे बहुत दूर हैं भाई, और हम बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं एकदम, ऐसे करके शांति से एकदम, ऐसे करके छोटा सा भी आंख ऐसे थोड़ा सा भी खोल के देखते हैं तो हमें तारे दिख जाते हैं। मतलब हमारी आंखें बहुत रिलैक्स्ड होती है इस कंडीशन में। कब? जब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू मिनिमम मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या होता है, आवर आई इज टोटली रिलैक्स्ड, है ना, ये आई हमारा बिल्कुल रिलैक्स होता है, नो स्ट्रेन ऑन आई, नो स्ट्रेन ऑन आई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। इस कंडीशन में कब होता है, जब मिनिमम होता है भाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ एम होता है, तब होता है ये। अब आपको समझ में आ गया ना, ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है, ये दोनों तीनों चीज़ें बोला जाए सब सेम है, तो तीनों में से कोई भी एक चीज़ बोला जाए तो आपको समझना पड़ेगा कि डी मिनिमम की ही बात हो रही है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि इसका इमेज जो है, इस लेंस के थ्रू ये इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। हम इस लेंस का ही निकाल रहे हैं, लेंस फार्मूला किस पे लगा रहे हैं, ये बाहर वाले लेंस पे, आपके आंखों पे कोई फार्मूला नहीं लगाया जा रहा है। ये मत समझिएगा कि आपके, ये बाहर वाली लेंस के लिए हम ये चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। बाहर वाली चीज़ के लिए अगर ये फोकस पे रख दिया गया ऑब्जेक्ट, तो फिर ये जीरो की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इमेज तो इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया, 1/f का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/u के बराबर। हाँ सर, तो ठीक है ना, फिर क्या दिक्कत है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो d से, तो अब आपको पता चल गया d/u का वैल्यू कितना हो जाएगा, d/f, और d/u ही क्या है यही तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। तो ये आ गया ना यहाँ से भी, अरे सर बिल्कुल सही आ गया, यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए, आ तो गया ही, समझ में आना चाहिए, ठीक है। काफ़ी आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, इतना तो बहुत ईजी है। इस केस में हमारा आंख बहुत रिलैक्स होता है। इसी का अपोजिट केस, जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम मिले, सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम चाहिए, तो एम का वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए भाई, तो इसको मिनिमम कर देते हैं, यू को मिनिमम कर देते हैं। यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, पहली बात हमें सिर्फ सोचना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही ऑब्जेक्ट रख सकते हैं हमें इन्फिनिटी तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्ट को बस हम फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रख सकते हैं। हमें चाहिए इरेक्ट, मैग्नीफाइड और वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है। इसीलिए तो हम इसके बीच में ही रखेंगे। तो मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम तो एफ तक जा सकते थे, मिनिमम इसके ऑप्टिकल सेंटर में सटा दो भाई मिनिमम जाना ही है, ऑब्जेक्ट को रखना है तो ऑप्टिकल सेंटर में जाके सटा दो। तो फिर बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंथ यू का वैल्यू लगभग जीरो हो जाएगा ना भाई। जीरो हो जाए तो होने दो सर, जीरो हो गया तो होने दो, ये जीरो तो ये मैक्सिमम तो हो जाएगा ना। सोचना सही है, मैथ के हिसाब से बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा हमको जाना पड़ेगा फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि ये भी तो ध्यान में रखना है कि
एक चीज़ होती है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, है ना। तो आपको बिल्कुल सटा नहीं देना है, ये भी तो देखना है कि भाई कहाँ तक। अब हम कहें कि मिनिमम दूरी आपके आंखों से और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी होती है, आप बोलेंगे सर 0, सटा दिए। लेकिन भाई दिखना भी चाहिए, दिखने के लिए 25 सेंटीमीटर मिनिमम बनाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैथ के हिसाब से तो 0 कर दो लेकिन फिजिक्स के हिसाब से समझना पड़ेगा ना बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, ठीक है। सर डी पे ही रख दे क्या, डी पे रख देंगे तो ये यहाँ पे डी पे रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा। ऐसे डायरेक्टली कहना सही नहीं है, आपको करके देखना पड़ेगा डायरेक्टली ऐसा कहना सही नहीं है। डी कहाँ पे आपको थोड़ी पता है, मैंने क्या बोला था, डी फोकल लेंथ से भी बड़ा होता है। इसका जो फोकल लेंथ होगा डी उससे बड़ा होगा, क्योंकि डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होता है और फोकल लेंथ लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का ही होता है, तो डी दूर होगा, तो डी भी आंसर नहीं होगा। यू का वैल्यू डी भी नहीं रख सकते हैं, डी तो बाहर होगा। ओके सर, तो अब हमको निकालना पड़ेगा ना, निकालिए ना बच्चों, सब कुछ तो आपके पास है हाथ में। क्या है सर, लेंस फार्मूला। अरे भाई लेंस फार्मूला है ना बच्चों आपके पास में, 1/f इक्वल टू 1/u माइनस का 1/v माइनस का 1/u। आपको पता है ऑब्जेक्ट आप इधर ही रख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो आप u का वैल्यू निगेटिव ऑफ u रखेंगे। सिंपल बात है ना भाई लेंस मेकर फार्मूला वो था, लेंस मेकर फार्मूला तो ये था ही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको ऐसे रख रहे हैं क्योंकि हम साइन कन्वेंशन का यूज करके रख रहे हैं, है ना बच्चों। किधर गया भाई, क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, तो माइनस यू आ जाएगा। हाँ v को हमें देखना होगा, मान लेते हैं ना कि ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ है, ये u डिस्टेंस है, यहाँ पे नेगेटिव ले लिया था हमने, तो v कहाँ बनेगा भाई, हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। उसके लिए इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, इमेज इसके थ्रू बनेगा, और जो इमेज बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। पिछले केस में यही तो हुआ, इसके थ्रू जो इमेज बना वो इन्फिनिटी पे बना भाई, इन्फिनिटी पे इमेज बना। लेकिन ये आपकी आंख जो देखेगी वो इसको ऑब्जेक्ट की तरह देखेगी, तो वो ये जो फाइनल आपकी आंख लेंस होगी, आई लेंस है, ये इसको ऑब्जेक्ट की तरह देखती है, ठीक है। तो जब ये आई लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ देखती है और जब ये इन्फिनिटी पे रहती है ऑब्जेक्ट, तब हमारा आंख बहुत रिलैक्स्ड होता है, टोटली रिलैक्स्ड। वही काम यहाँ पे होगा जब मैक्सिमम हम लोग मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं, तो हमारा आंख बहुत स्ट्रेन में होगा। आ रहा है समझ में, इस टाइम पे हमारा आंख बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में होगा भाई। सर क्यों होगा, क्योंकि आप मैग्नीफिकेशन एंगुलर मैग्नीफिकेशन हाई कर रहे हैं ना। आप ये बताइए, आप नेकेड आई से देखते थे तो हाई एंगुलर मैग्नीफिकेशन कब आता था, जब ऑब्जेक्ट आपके आंख के 25 सेंटीमीटर दूरी पे आ जाता था, क्योंकि इसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का हाई रिजोल्यूशन दिखेगा, इसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा दिखेगा। इससे पास लाएंगे तो दिखेगा नहीं, दूर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट छोटा दिखने लगेगा। समझ रहे हैं ना भाई, 25 सेंटीमीटर तक रखे हैं, अब इससे दूर जाएंगे तो छोटा दिखे रहा है, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम, तो हमें 25 सेंटीमीटर पे आना है। और इसके और नज़दीक आएंगे तो और बड़ा दिखेगा ना, लेकिन ब्लरी हो जाएगा। हमको अच्छा भी देखना है और बड़ा भी दिखना है, उसके लिए हमें 25 सेंटीमीटर चाहिए। मतलब इससे जो इमेज बनेगा वो 25 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए। तो इससे जो इमेज बनेगा ये हमें समझ में आ गया, 25 सेंटीमीटर पे बनेगा, मतलब डी पे बनेगा, ठीक है। और डी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इसका क्लियर विजन है, और डी इधर ही है। मैंने बोला ना बच्चों, इसका डी क्या है, यही तो होगा, इधर ही तो डी होगा, और कहाँ होगा। यहाँ पे निगेटिव ऑफ डी भी लिखना पड़ेगा। अब हो गया, अब आपको चाहिए क्या, एंगुलर मैग्नीफिकेशन d/u चाहिए, तो कर दो ना भाई, 1/f है, इंटू डी कर दो यहाँ पे, इक्वल टू d/d, निगेटिव ऑफ डी आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1/u इंटू डी आ जाएगा। तो d/u का वैल्यू आपके पास आ गया ना भाई, d/u का वैल्यू कितना आ गया, ये तो कट जाएगा, d/f माइनस प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल। तो ये आंसर हो गया d/u ही क्या था, एंगुलर मैग्नीफिकेशन था, और यही मैक्सिमम आ रहा है हमारे पास, मतलब 1 प्लस d/f आ जाएगा भाई। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। तो यही हो गया आपके पास मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ये हो गया आपके पास मिनिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। कैसे हुआ चीज़ें मैंने बहुत
धीरे धीरे बताया है, आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। अब बताइए कि ये जो इमेज बना रहा है वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बना रहा है, मतलब डी होगा, मान लेते हैं डी यहाँ पे है, यहाँ से दूरी इसकी। तो जब डी पे इमेज बना होगा, अब ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसी का तो इमेज बन के ये इधर बन गया है, और इसको ये दिखेगा, इमेज ही तो दिखेगा बड़ा ही तो दिखेगा, और ये कहाँ है, डी पे है। अब जब आंख हमारे को दिखता है डी पे कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको सबसे बड़ा दिखता है, हाई एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, और हमारा आंख उस टाइम पे स्ट्रेन में होता है। भाई आप करके देख लो ना, 25 सेंटीमीटर पर रखो और उससे पास लाओ, स्ट्रेन बढ़ने लगेगा, आंखों पे ब्लरनेस छाने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम पे मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन के टाइम पे स्ट्रेन होता है, मोर स्ट्रेन ऑन आई, मोर स्ट्रेन ऑन आई, आंख पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा, आई रिलैक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। हाँ सर समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, और यही हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज करने वाले हैं भाई, इसीलिए ध्यान से समझा दिया है, और इसी को सेम यूज करेंगे, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ अलग नहीं होगा, ये तो रहेगा ही, और एक और लेंस आ जाएगा, कुछ नहीं है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बस एक और एक्स्ट्रा लेंस को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमको हाईली रिजोल्यूटेड इमेज देखना होता है, क्वालिटी इमेज देखना होता है, क्रिस्प इमेज देखना होता है, एकदम 4K में देखना होता है, समझ लीजिए, है ना इसीलिए। तो ठीक है, वो हम आगे भी देखेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इट इज़ अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, लेसर फोकल लेंथ का होता है। हाँ ये तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला ना, फोकल लेंथ जो होता है लेंस का, वो हम लोग स्मॉल लेते हैं, है ना, स्मॉल लेते हैं इस तरीके से कि फोकल लेंथ जो लेंस का होता है वो छोटा होता है भाई, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास, रीडिंग ग्लास, मैंने बोला था सिंपल माइक्रोस्कोप को ऐसे भी बोला जाता है। मैग्निफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। अच्छा, मैग्निफिकेशन जब फाइनल इमेज डी पे बना हो, एंड फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बना हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ, जब मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन जब डी पे बना था, तो अभी तो बताया बच्चों, और जब एंगुलर मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी पे बना था, इन्फिनिटी पे हमारा आँख बहुत रिलैक्स था, और इस पे डी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में था। तो स्ट्रेन में जब था, इन्फिनिटी पे था, तो D/F आ गया था, इस पे आ गया था 1+D/F। हाँ सर, अभी तो आपने बताया, याद भी करवा दिया, याद होना चाहिए बच्चों, आसान है। यू कैन, आप ऐसे भी तो इसको कर सकते हैं, ऐसे लोग किताबों में लिख देते हैं कि m d माइनस m इन्फिनिटी करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 1। भाई अभी तो बताया मैंने, डी पे जो मिला था, ये किधर गया, हाँ ये डी पे, ये 1+ ये था, और ये था, इसमें से घटा देंगे तो 1 बच जाएगा ना सिंपल सी तो बात है। ये क्या था, 1+D/F का, और निगेटिव ऑफ D/F कर देंगे, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये एक ऐसा ही बता दिया जाता है कि हाँ भाई ठीक है, इनको घटाएंगे तो 1 के बराबर आएगा आंसर। ठीक है सर, बहुत ईजी है यार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, क्या ही समझाना है। ठीक है, कोई बात होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आ जाता है, कुछ नहीं है बच्चों, अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप समझ लिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी समझ लिया सिंपल चीज़ है। देखिए, व्हेन यू नीड अ मच हायर मैग्निफिकेशन अ सिंगल लेंस इजंट एनफ, बिल्कुल सही बात है। जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप लिए रहे थे उसमें एक सिंगल लेंस था, लेकिन अगर हमको होता है ना कि हमें थोड़ा और क्वालिटी वाइज अच्छा चाहिए, खाना सब कुछ अच्छा, खाना तो सब लोग खाते हैं, लेकिन होता है ना महंगा खाना, क्वालिटी वाइज खाना, तो भाई खाना अगर अच्छा खाना है तो अच्छा चीज़ यूज करना पड़ेगा ना, अच्छा पैसा कमाना पड़ेगा ना। तो वही बोला जा रहा है कि अगर और ज़्यादा हायर मैग्निफिकेशन का इमेज चाहिए, बड़ा भी चाहिए, ब्लरी भी नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्प आना चाहिए, HD में एकदम 4K में एकदम नज़र आना चाहिए, उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसमें एक और लेंस का उसमें फिट कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस 2 कॉन्वेक्स लेंस, मैंने बोला 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, एक को बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव, एक को बोल देते हैं आईपीस। जो अभी आपने पढ़ा ना उसी को आईपीस बोल दिया है जो अभी आपने पढ़ा ना लेंस हुआ अभी सिंपल माइक्रोस्कोप, उसी को आईपीस बोल दिया है। ठीक है, आई लेंस नहीं आईपीस, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना, यही है सिंपल माइक्रोस्कोप जो पढ़े हैं ना आप, वही वाला है ये सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ।
सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ, ठीक है। तो वही बोला है ये, बस एक्स्ट्रा में एक ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया गया है, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस फेसेस टू द ऑब्जेक्ट होता है, ये तो नाम से ही क्लियर है, फेसेस टू द ऑब्जेक्ट हैज वेरी स्मॉल अपर्चर। अपर्चर मतलब होता है कि उसका जो लेंसवा के एरिया है ना, जैसे लेंस 3D में कैसे होता है, हम तो ऐसे बना देते हैं भाई, लेकिन 3D में पूरा मैंने समझाया था, लेक्चर मैंने लिया हूँ पहले बच्चों, मैंने बताया है 3D में पूरा ऐसे होती है, इस टाइप से ऐसे करके, है ना, पूरा ऐसे गोल होती है और ऐसे होती है ना, पूरा ऐसे सर्कुलर होगी और ऐसे थोड़ी बाहर निकली होगी, समझ में आ रहा है, पूरा ऐसे सर्कुलर और ऐसे बाहर निकली हुई, सेंटर पे थोड़ा ज़्यादा निकली हुई रहेगी, ऐसे पूरा 3D में होता है, तो पूरा सर्कुलर होती है, तो उसका सर्कुलर एरिया होता है, तो वो जितना अपर्चर ज़्यादा होगा उसका एरिया उतना ज़्यादा होगा उस लेंस का। तो स्मॉल अपर्चर है ना, वेरी स्मॉल अपर्चर, मतलब उसका एरिया छोटा होगा, और इसका जो फोकल लेंथ होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का स्मॉल फोकल लेंथ होगा, है ना, और इसको हम लोग जनरली एफ ओ से डिनोट करते हैं, और एफ ओ लगभग लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक ही होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है बच्चों। और आई पीस फेसेस टू द आई, सिंपल बात है, हैज़ अ हायर अपर्चर, ज़्यादा एरिया का होता है और ज़्यादा फोकल लेंथ होता है, इसको एफ ई से बोल देते हैं, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि एफ ई जो होता है लगभग लगभग कितना इसको ले लें, वही 2 से 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर तक का होता है इसका फोकल लेंथ, ठीक है। ये ऐसा जनरली इसी का यूज करके हम लोग बनाते हैं, ये वेरी भी कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब है बच्चों, ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा फिगर मैं लाया था, है ना, यही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यही है आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोपवा, ठीक है। तो इसी को यूज करा जाता है ना, जब लेबोरेटरी वगैरह में हम देखते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को, उसको छोटा से जूम करना होता है ना। मेरे एक स्कूल में था, हाई स्कूल में, तो मैंने देखा था, अच्छा लगता था कुछ कुछ चलता रहता था, कीड़ा टाइप का लगता था। तो बेसिकली इसके अंदर ये चीज़ हो रहा है, इसके अंदर का पार्ट ही ऐसा है बच्चों, मतलब ये यहाँ पे ये जो यूज कर रहे हैं यही है आपके पास आई लेंस, आई पीस जिसको बोलते हैं ना, आई लेंस क्यों बोल रहा हूँ, ये आई पीस है, ये होता है आई पीस। और नीचे वाला ये जो देखते हैं ना, इसमें से ये वाला है, ये वाला, ठीक है, इसको बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस भाई, ठीक है, और ये हो गया आई पीस लेंस। तो वही है इसमें, तो आई पीस तो आपको पहले ही मैंने बता दिया था, उसी टाइप का होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव थोड़ा छोटा सा होता है इसका फोकल लेंथ। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स भी बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस जस्ट आउटसाइड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ, ये चीज़ आपको समझाता हूँ मैं अच्छे से, डायग्राम बना के यहाँ पे बनाया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ से थोड़ा सा दूर रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। जो हम यहाँ पे देखते हैं ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये है आईपीस लेंस, समझ में आ रहा है ना, इससे आईपीस लेंस है और ये ऑब्जेक्टिव। कैसे है, आईपीस आपके आंखों के पास होती है और ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के पास होती है। ये ऑब्जेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, ये वाली है, ठीक है, ये इमेज बना इतना बड़ा, यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे, ओके। और आप ऊपर से देखते हैं ऐसे, यहाँ पे आपकी आंखें आती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी आंखें आती है, तो ये आपके पास आईपीस लेंस हो जाता है, और यहाँ पे ये जो लेंस लगी होती है ये ऑब्जेक्टिव होती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो फोकल लेंथ होता है उसको हम लोग एफ ओ बोलते हैं, और इसको एफ ई बोलते हैं। तो बोला जा रहा है जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, इसके फोकल लेंथ से थोड़ा सा दूर रखते हैं। क्यों ऐसा है भाई, यही यहाँ पे बोला जा रहा है, प्लेस जस्ट आउटसाइड द फोकल ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू जो रखते हैं हम लोग वो थोड़ा दूर रखते हैं एफ ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, समझाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यू बोलते हैं। देखिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, दो लेंस है तो घबराना नहीं है। हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसमें ओ यूज करेंगे, ओ को। हम यहाँ से देख रहे हैं तो हम ई यूज करेंगे, देख सकते हैं यूज किए ना, मतलब आई पीस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, ये क्या है बच्चों, वो मतलब कि क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, अरे भूल गया क्या ऑब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, इसी को हम लोग वो बोलते हैं। और वी ओ मतलब क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ये हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से आप इसको ही बता सकते हैं, क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मतलब तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है कहाँ से, आई पीस से, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी टर्म है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए भाई, क्योंकि कहीं पे गड़बड़ नहीं करना है। बेसिकली मैं ये बात पे आया था कि ये तो हम लोग ठीक है सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज कर लेते थे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमें हायर रिजोल्यूशन का इमेज देखना था और ज़्यादा बड़ा देखना था। बेसिकली क्या था कि ऑब्जेक्ट तो हम लोग रख देते थे, सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप लगाए, एक ही लेंस होता था और उससे हम लोग बड़ा इमेज देख लेते थे। लेकिन उसको और बड़ा कैसे किया जा सकता है, आपने सोचा है कभी? उसको और बड़ा अगर करना है हमें, तो ऑब्जेक्ट को और बड़ा कर दो, है ना। ऑब्जेक्ट को और बड़ा कैसे किया जा सकता है, पास लाके, ठीक है आपने डी तक ला दिया, डी से तो पास नहीं ला सकते हैं, लेकिन हमें बड़ा करना है। और उसके बाद जब इससे आएगा, जब ये आई लेंस से आई पीस से टकराएगा तो और बड़ा हो जाएगा, इसीलिए और बड़ा दिखेगा। उसके लिए दिमाग लगाया गया कि क्यों ना एक और लेंस का यूज किया जाए। बाकी जो आप सोच रहे हैं ना कि इधर उधर घुमा दे ऑब्जेक्ट, वो सब साइंटिस्ट लोग सोच लिए थे, ठीक है ज़्यादा उतना सोचना नहीं है कि नहीं मैं पहली बार सोच रहा हूँ, कोई मेरे अलावा सोचा होगा पहले कोई थोड़ी सोचता होगा, मैं खुद साइंटिस्ट हूँ बच्चे को लगता है ठीक है, वो लोग सोचे थे बच्चों, उसके बाद ये चीज़ की है, ठीक है। आप भी सोचिए, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा, सोचने के बाद आप यहाँ पे जरूर आइएगा, मैं बताता हूँ इसके आगे क्या हुआ। तो वही हुआ कि हम एक और लेंस कैसे यूज कर सकते हैं जो और बड़ा इमेज बना दे, है ना, ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बना दे, ऑब्जेक्ट है उसका बड़ा इमेज बना दे, फिर और बड़ा हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए फिर उन्होंने यूज किया यही क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स लेंस का। इसमें क्या किया कि अगर ऑब्जेक्ट को, इसमें भी 6 केसेज होते थी ना, आपने देखा होगा 6 केसेज तो होती ही थी भाई। तो बात ये है 6 केसेज होती थी, तो उसमें से कौन सा केस लिया जाए, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि इससे जो बनने वाला इमेज होगी इससे जो बनने वाली इमेज होगी ऑब्जेक्टिव से, वो कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए या वर्चुअल होना चाहिए, ये भी तो सोचना होगा हमें। तो इससे बना हुआ जो इमेज होगी बच्चों, वो हमें रियल चाहिए भाई। रियल क्यों चाहिए सर, अब पीछे तो वर्चुअल बनाए थे। रियल इसलिए चाहिए क्योंकि अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज रियल बन गया, जैसे यहाँ पे बना हुआ रियल है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना हुआ है और इन्वर्टेड भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना दें और इरेक्ट बना दें, ऐसे ही यहाँ पे बन जाता और बड़ा भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती है आगे जाके, है ना। यहाँ पे ये चीज़ें जैसे यहाँ पे बन गया ना, वर्चुअल इमेज बन गया, तो फिर इसके लिए काम करेगा और फिर ये मतलब आगे की चीज़ें हो नहीं पाएगी। जो इसका काम है आई लेंस का करने का, वो चीज़ हो नहीं पाएगी। अगर इतना भी नहीं बड़ा कर देना है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रही है, इसको इतना भी बड़ा नहीं कर देना है कि हमको आई लेंस से फिर बेकार ही इमेज दिखे, क्योंकि फिर इसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। फाइनल जब इमेज बनेगा आई लेंस से, तो फिर वो मैग्नीफाइड तो होगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर से नज़दीक हो जाएगा, वो तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक भी इमेज नहीं बनना चाहिए। उसके लिए 6 केसेज में से लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई रियल इमेज भी बनाना है ना, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, जो FO होता है, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग रख सकते हैं, UO को रख सकते हैं, कहाँ पर रख सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और इसके बीच में, फोकल लेंथ और 2 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बीच में रख सकते हैं। आ रहा समझ में ये मैं क्या लिखा हूँ, मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस तो UO है, ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस UO है और इधर इसका फोकल लेंथ होगा, सॉरी नहीं फोकल लेंथ इधर होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे UO है बच्चों और फोकल लेंथ इसका यहाँ पे होगा कहीं पे, और यहाँ पे कहीं पे 2FO होगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं ना, तो FO और 2FO के बीच में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में हमें थोड़ा सा बड़ा इमेज भी मिलता है, रियल भी मिलता है, इन्वर्टेड भी मिलता है।
तो ये तीनों केसेस सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि एफ पे रख दे तो फिर इन्फिनिटी पे बन जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा। उस केस में फिर आगे का केसेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें कंडीशन देखिए, सोचने के लिए आप सोच सकते हैं कि भाई ऐसा ही क्यों है, और भी तो जगह है, हम सोच के देखेंगे। सोच के देखिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप अगर चाहें तो वर्चुअल और इरेक्ट और जैसा भी चाहें वैसा इमेज बना सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा, बन भी जाएगा इसके थ्रू। उसके बाद का जो ये प्रोसेस है ना, उसके बाद ये जो आई पीस काम करेगा, क्योंकि उसके बाद हमें बिल्कुल कंडीशन के थ्रू इमेज चाहिए, बड़ा भी चाहिए, रिजोल्यूशन भी चाहिए, उसका क्वालिटी भी चाहिए, क्रिस्प भी चाहिए, तो ये सब चीज़ चाहिए होता है ना। तो उसके लिए हम और केसेज नहीं ले रहे हैं। सोचेंगे तो होता है, सोचेंगे तो आप ऐसा करके देख लीजिए कि हाँ ये सब चीज़ केसेज हो रही है और सारा इसमें होगा भी, लेकिन बाद में इमेज ही ब्लरी बन जाएगा, बड़ा भी बनेगा ब्लरी भी बन जाएगा। किस काम का फिर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे खर्चा किया? फिर खर्चा करना है लेकिन क्वालिटी चाहिए ना भाई, उसके लिए ये कंडीशन है। हो सकता है केसेज आप लीजिए ना बच्चों, मैं लिया था बिल्कुल, और भी केसेज बनते हैं, लेकिन उस केस में ये फिर आगे का प्रोसेस थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे UO, यहाँ पे कहीं पे FO होगा, यहाँ पे कहीं पे 2FO होगा, ठीक है। अब मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब इसका जो इमेज बनेगा आपको कंफर्म हो गया, रियल होगा, इन्वर्टेड भी होगा। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहाँ पे बनेगा बच्चों? यहाँ से VO दूरी पे। चलिए वो भी चीज़ हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं रे डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैं बनाया हुआ था, बार बार क्यों बनाना है। अब जब ये बन गया, बच्चों, अब जब ये इमेज बन चुका है, तो अब फाइनल अब जो आई पीस था इसके थ्रू रिफ्रैक्शन होगा। अब जो इमेज ये है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। कोई भी इमेज होती है एक लेंस के लिए, तो दूसरे लेंस के लिए तो वो जो ऑब्जेक्ट बन जाती है ना भाई। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अब इससे रेज निकल रही है, तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट है तो रेज निकल रही है। तो इसको क्या लगेगा, इसको थोड़ी कितना सोचना है कि भाई ये फाइनल यहाँ से आया है, हमको उससे मतलब नहीं है कहीं से ये आया हो, इससे बस रेज आएगी तो ये ऑब्जेक्ट है। लेंस का यही कहना है। हमको नहीं मतलब है कहाँ से आया, तू इमेज है क्या है, तुमसे रेज निकल रही है, तू ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया भाई। फिर से कुछ नहीं करना है, फिर से इससे रेज निकलेगी ऐसे करके, और फिर से इधर से रेज निकलेगी, और फिर यहाँ पे हमारी क्या होती है, आंखें होती है भाई। आप तो यहाँ पे आंख लगा के देखते हैं, ये आंख यही तो सटा के रखते हैं ना आईपीस लेंस से, तो ये आईपीस लेंस ही तो है। तो इसी से तो आप आंख एकदम ऐसे करके सटा के रखे होंगे यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ से जब रेज ऐसे करके आपकी आंखों पे पड़ी होगी, आप धीरे धीरे इसको पीछे जाकर मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी। तो इस ऑब्जेक्ट का फिर ये इमेज बन जाएगी। तो फाइनल इमेज ये है। फाइनल इमेज ये है बच्चों, है ना। फाइनल आपको ये मिल गया, फाइनल इमेज आपको जो मिला बच्चों ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हो गया ना, चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई। एक सेकंड, मैं क्या कर दिया, कुछ कर दिया नहीं, डर लगता है भाई। सबमिट तो नहीं गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया बच्चों, यही है और कुछ नहीं है भाई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यही था। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। तो मैं ये क्यों बोला था कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, बिल्कुल इसलिए बोला था क्योंकि आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे भी एंगुलर मैग्नीफिकेशन के बारे में। एंगुलर मैग्नीफिकेशन के बारे में सर बिल्कुल सब कुछ सेम हो गया, बस जो हम लोग ऑब्जेक्ट ऐसे लेते थे, अब ये ऑब्जेक्ट इधर बन चुका है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। सर एक बात आपने नहीं सोचा, अगर ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया है, इसका जब इमेज बनेगा भाई, तो ये भी इधर ही बन गया, ठीक है। फाइनल इमेज ये है और हमारी आंखें को यही दिखेगा। अब हमारी आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, फाइनल इमेज वाला अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि रेज इसको क्या, आंखों को क्या लगेगी कि रेज यहाँ से आ रही है। तो ये जो फाइनल इमेज है ये आंख के लिए, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये तो सर इन्वर्टेड है, तो हमारा आंख क्या करेगा, हमारे आंखों में क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस होती है ना, तो वो इस इन्वर्टेड इमेज को उल्टा करके बना देगा इमेज। तो इसका उल्टा क्या होगा, ऐसे इरेक्ट हो जाएगा सीधा सर। और सीधा ये कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे इमेज बनेगा। रेटिना पे सीधा बनता है और हमारी आंख उसको उल्टा देखता है, समझ रहे हैं ना, ये तो मैंने बताया था कल। तो रेटिना पे सीधा इमेज बनना, इरेक्ट इमेज बनना, मतलब कि दिमाग को सेंस जाएगा कि ये इमेज उल्टा है।
तो सर हमें तो उल्टा इमेज दिखेगा, और यहाँ पे यही हो रहा है बच्चों। देखिए फाइनली जब ये आंख देख रहा है फाइनली, तो ये इमेज हो चुका है, यही फाइनल इमेज है। सर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था, इमेज ऐसा बन रहा है। आ रहा है कुछ समझ में? मतलब ऑब्जेक्ट को सीधा रखेंगे तो वो उल्टा दिखेगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना, वो उल्टा दिखता है यहाँ इसको। ये बस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा था। सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं हो रहा था भाई, ठीक है। वहाँ पे उल्टा बन रहा था, इसीलिए दिमाग को सीधा इमेज जाता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे दिक्कत है कि जो फाइनल इमेज बना है ना, ये उल्टा बनता है। उल्टा मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ई लिखा हुआ है ना, तो ऐसे करके ई बनेगा, समझ रहे हैं? पूरा उल्टा पलटा बन जाएगा। एम्बुलेंस को जब नहीं दिखते हैं उल्टा, तो कैसे दिखता है उल्टा पलटा? वैसा दिखेगा। सर तो फिर ये बेकार हो गया क्या? बेकार नहीं हुआ बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइक्रोस्कोप को यूज क्यों करते हैं भाई? छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उसमें तो देखते हैं। तो सेल्स में जो होते हैं भाई, जो सेल्स होती है, इसमें क्या मतलब है? अगर हमको ई को ऐसे फाइनली में जैसे बना है, ओ को देखेंगे तो ओ तो ऐसा ही बनेगा। वो अगर देखेंगे हम लोग लेटर को, तो वो तो ऐसे ही बनेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो तो वैसा ही दिखेगा। सेल में कुछ ऐसा नहीं होता है कि भाई इधर ऐसा है उधर। सेल सर्कुलर टाइप का होता है, सब इसका ज्योमेट्री बिल्कुल मिरर की तरह होता है, सेम होता है, उसके कारण कोई दिक्कत ही नहीं है। भले ही उल्टा बन रहा है इमेज, लेकिन दिक्कत नहीं होगा। हमारा आँख फाइनल इमेज जब ब्रेन के पास जा रही है, तो वो उल्टा ही देखेगा, लेकिन दिक्कत ही नहीं है ना। अब हम ओ को देखना चाह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? उल्टा ही दिखाओ, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको ऐसा शेप देखना होगा तब दिक्कत होगी ना। एम्बुलेंस यहाँ पे लिख के रख देंगे छोटा सा, तो ये हमको ऐसा उल्टा पलटा दिखेगा। जैसे एम्बुलेंस जब नहीं देखता ट्रैफिक में, जब मिरर में देखते तो उल्टा पलटा, शुरू में उल्टा पलटा होता है, और जब हम मिरर में देखते तो सीधा हो जाता है। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे उल्टा दिखेगा, यहाँ पे सीधा रखेंगे तो यहाँ पे आपको उल्टा दिखेगा। आप करके देखिएगा। सर माइक्रोस्कोप ही नहीं है, अरे कोई बात नहीं बच्चों, गरीबी तो हमने भी देखा। आगे चल के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यह बात थी, तो उल्टा बनेगा। कुछ बच्चे सोचे होंगे, नहीं सोचे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम नहीं सोचा, हम गरीब बच्चे हैं। गरीब नहीं मतलब थोड़ा सा कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि सब लोग सोच लेते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को सीखना पड़ता है, ठीक है। सब लोग देखिए, कहीं पे कंपैरिजन मत कीजिए कि हमें ये चीज़ नहीं आता, हम इतने गरीब हैं, हम ये। अरे बच्चों सब कुछ हो सकता है सही, आप बस करिए, थोड़ा बहुत करते रहिए ना। देखिए ज़िंदगी ऐसे भी निकल रहा है, कुछ करके निकलिए तो अच्छी बात है, नहीं करिए तो भी अच्छी बात है, मत करिए। अपना दिमाग क्यों करना है खराब, जो ऐसे ही है, ठीक है। तो इतना ज्ञान बीच में मैं क्यों देने लगा? सॉरी, लेट्स फोकस ऑन द थिंग्स। ओके, तो बात ये है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होगा? सर एंगुलर मैग्नीफिकेशन आपने बताया थीटा अपॉन थीटा नोट होता है। जो चीज़ पहले बताया था वही बात है। यहाँ पे फाइनल इमेज जो बना है ये, तो ये होती है यहाँ पे, ये हो जाएगी इसका थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? वही परपेंडिकुलर द फाइनल हाइट ऑफ इमेज अपॉन बेस। तो यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी? ये कितनी दूरी हो जाएगी? देखिए दूरी जो VE है, यहाँ से ये दूरी तो VE ही है ना, इसको हम लोग VE बोल सकते हैं, मतलब कि आई लेंस से इमेज की दूरी, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और V जो होगा D से इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। सही तो बोला जा रहा है। जब हमारा आँख बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पे होता है, जो ये इमेज बनाता है वो D पे बनाता है, और D पे जब इमेज बनता है तो आँख उसको ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। तो आँख जब ऑब्जेक्ट को D पे दिखेगा तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा, और आँख जब फाइनल ऑब्जेक्ट को, जो इमेज बना होगा इसके थ्रू, ऑब्जेक्ट इसके लिए हो गया ना, तो उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे दिखेगा तो ये बहुत कम स्ट्रेन में होगा, रिलैक्स्ड होगा। तो जो इसके थ्रू जो इमेज बन रहा है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो जो इसके थ्रू इमेज बन रहा है बच्चों, जो इसके थ्रू इमेज बन रहा है वो D और इन्फिनिटी के बीच में ही बनेगा भाई, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होना चाहिए। ये इमेज यहाँ बन गया, कभी यहाँ पे बन जाएगा, कभी यहाँ पे बन जाएगा, है ना, कभी जाकर इन्फिनिटी पे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता तो है ना, ऐसा ही बनेगा कहीं पे। D से नज़दीक तो बन नहीं सकता, इन्फिनिटी से दूर तो बन नहीं सकता है। ठीक है, तो बात कंफर्म हो गई, बात कंफर्म हो गई। तो अब हमको ये चीज़ पता ही है, तो अब आपको चीज़ें बहुत सिंपल लगेगी, है ना। अब हम फिर से वही काम करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M और मिनिमम वैल्यू ऑफ M देख लेते हैं, है ना। मैग्नीफिकेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू,
एम मैक्सिमम और एम मिनिमम। ये चीज़ कैसे देखेंगे हम, और ये कौन सी एम की बात कर रहे हैं हम, ये भी तो समझना है, ये कौन सी एम है। क्योंकि ध्यान देना पड़ेगा बच्चों आपको, यहाँ पे ये जो एम है इसके लिए है, आई लेंस आई पीस के लिए है। आई पीस के लिए हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन। सर ये भेदभाव क्यों है, मैग्निफिकेशन भेदभाव नहीं है बच्चों। क्या है कि यहाँ पे जो इमेज बन रही है ना, इसके जब आप एंगुलर मैग्निफिकेशन लिख देते हैं ना, तो ये भी उसमें आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको भी लिख के सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन इसलिए क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ पे इमेज दिख रहा है हमें, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही दिख रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सब कुछ दिख रहा है सिंपली। तो यहाँ पे जब हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन लिखेंगे ना हम लोग, तो डायरेक्टली दिख रहा है तो लिख देते हैं ना। लीनियर मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, देख सकते हैं आप, ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। और कितना है, भी ओ अपॉन यू, वो हो जाएगा, सिंपल यही तो होता है। और आप चाहें तो साइन भी रख सकते हैं, ये इधर पॉजिटिव की तरफ है, ये नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ओवरऑल ऐसा आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ ठीक है, इसके इसका मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है। अब इसका मैग्निफिकेशन देखेंगे तो वो ये होता है, ठीक है। ये किसका है, आई लेंस का है, आई पीस, सॉरी बच्चों ये गलती मेरे से बार बार क्यों हो रहा है, आई पीस के लिए, लेंस नहीं, लेंस दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका लेंस, आई पीस है मतलब ये है। इसके लिए हम एंगुलर मैग्निफिकेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं मैंने बता रखा है, क्योंकि भाई पास दूर हो रही है ना ऑब्जेक्ट, वर्चुअली हो रही है चीज़ें, तो इसीलिए ये चीज़ ले रहे हैं। समझिएगा, इसके थ्रू जो इमेज है ऐसे आया है, मतलब इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट को कुछ मैग्नीफाई किया, कुछ बड़ा किया। ये फार्मूला तो याद होगा ना भाई ये तो ऐसा नहीं है ना बच्चों की फार्मूला याद ही नहीं है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम लोग लिखते थे, और वी अपॉन यू भी लिखते थे, तो वही उसी का यूज किया है। कुछ गड़बड़ नहीं समझना है कि भाई कहाँ से आ गया, ठीक है। बेसिकली मैग्निफिकेशन करता क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि इमेज ऑफ हाइट कितना मैग्नीफाई हुआ है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो इसने कुछ मैग्नीफाई किया, उसके बाद इसने भी इसको कुछ मैग्नीफाई कर दिया। मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कितना बड़ा कर दे रहा है, ठीक है। तो इसने कुछ बड़ा किया तो ये आया, और इसने इसको कुछ और बड़ा कर दिया तो ये आया, तो फाइनली बड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर फिर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर, अभी मैं पीछे आता हूँ बच्चों, टेंशन मत लीजिएगा, समझिए आप इसको। मैग्नीफाइंग पावर टोटल मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टोटल मैग्निफिकेशन जो है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर दीजिएगा कि एम लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव ने जो मैग्नीफाई किया और उसके बाद जो यहाँ पे एंगुलर ने किया मतलब आईपीस ने किया, ऐसे नहीं करना है, ये बिल्कुल सरासर पाप हो जाएगी भाई। टोटल मैग्निफिकेशन जो लिखना है ना अगर आपको, उसके लिए एम ऑब्जेक्टिव लेना है आपको, ठीक है, और उसमें गुना करना है एम आईपीस का, ठीक है बच्चों। ऐसे करना पड़ेगा आपको, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। सर कैसे हुआ, अरे बच्चों मैंने बोला ना, मान लेते हैं इसने ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 2 गुना बड़ा हो गया, ये 2 गुना बड़ा हो गया, 2 गुना ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। अब फिर इसने भी इसको 2 गुना और बढ़ा दिया, तो इसका 2 गुना बढ़ा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना, मतलब 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ एच नोट, मतलब कितना हुआ 4 टाइम्स ऑफ। तो बेसिकली हुआ क्या, एच नोट इसका था, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ एच नोट हो गया, मतलब कि इसका मैग्निफिकेशन और इसका मैग्निफिकेशन क्या हुआ, गुना ही तो हुआ है। सर 2 + 2 4 भी होता है, अरे बच्चों कैसे समझाऊँ आप इतना सोच रहे हैं ना, मैं अभी बता दूंगा आपको कंफर्म हो जाएगा। इसने इसको 2 टाइम्स मैग्नीफाई किया, ठीक है, 2 टाइम्स मैग्नीफाई किया मतलब 2 टाइम्स ऑफ एच ओ आ गया। अब इसने इसको 5 टाइम्स मैग्नीफाई किया, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 टाइम्स ऑफ एच ओ, अब कितना हुआ 10 टाइम्स ऑफ एच ओ। तो अब तो बताइए, अब तो नहीं जोड़ा हूँ ना, ये 2 है और ये 5 है, अब तो नहीं जोड़ा हूँ, 7 आना चाहिए था लेकिन 10 आया। मतलब मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है और ज़्यादा बड़ा कर देना, मतलब गुना गुना हो रहा है, ठीक है। तो इतना समझना पड़ेगा आपको, तो ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमको दोनों मिल गया, ये दोनों चीज़ें, तो हम निकाल लेंगे।
हमको तो ये पता चल गया, ऑब्जेक्टिव के लिए पता चल गया, इसके लिए हमें पहले से ही पता है। यही तो मैं बता रहा था कि जो आप लीनियर माइक्रोस्कोप देख रहे हैं ना, नॉर्मल माइक्रोस्कोप, उसके लिए यही बता रहा था मैं। तो उस टाइम पे आप याद कीजिए, मैंने बताया था ना बच्चों, भूल गए क्या? किसके लिए है? आईपीस के लिए है ना, उसी के लिए मैं बता रहा था। तो आईपीस के लिए मैक्सिमम क्या आ रहा था बच्चों? याद कीजिए बच्चों। सर याद नहीं आ रहा, याद आना चाहिए बच्चों। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा था? इन्फिनिटी तक। मिनिमम कहाँ तक जा रहा था? मिनिमम कहाँ तक जा रहा था बच्चों? डी तक। ठीक है, आई थिंक क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये कितना आ रहा था? डी अपॉन एफ आ रहा था, और ये आ रहा था 1+d/f आ रहा था। याद तो होगा ही। और यहाँ पे एफ किसका लिखेंगे हम लोग? आई पीस का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आई पीस का आएगा। डी तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ही होता है। ये सब चीज़ें क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो अब अगर हमने ये चीज़ निकाल लिया, तो अगर आपको टोटल मैग्नीफिकेशन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टोटल मैग्नीफिकेशन का भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ सकता है, ये तो आपको अभी पता चल जाएगा। कैसे आ सकता है? एम टोटल मैक्स कैसे निकालेंगे? जब हम लोग ऑब्जेक्टिव, तो ठीक है, माइनस का v/u आ गया था, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम गुना किसका कर रहे हैं? आईपीस का। तो आईपीस में एक वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है और एक वैल्यू मिनिमम आ रहा है। तो जब मैक्सिमम का गुना करेंगे तो मैक्सिमम आएगा, मिनिमम का गुना करेंगे तो मिनिमम आएगा। एक सेकेंड, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? मिनिमम के केस में क्या लिख दिया? एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा है क्या मेरा? मिनिमम में d/f आएगा ना भाई, मिनिमम में हमारा आई रिलैक्स होता है ना। मैं समझ गया, गलती तो हुआ है। आप बताना चाहिए ना बच्चों, बताते नहीं आप लोग। यहाँ पे 1+ होगा, ठीक है। ये गलती नहीं करना है आपको। ये मिनिमम में क्या होता है? ज़्यादा रिलैक्स होता है, मैक्सिमम क्या होता है? स्ट्रेन होता है। ठीक है, चीज़ पीछे बताया, लेकिन थोड़ा सा मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ कभी कभी, इसके लिए आई विल से सॉरी। नेक्स्ट पे हेयर इज एम आई पी सेस, मतलब मेरे को मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा? मैक्सिमम यूज करना होगा। मैक्सिमम क्या है? 1+d/f, 1+d/f हो जाता है। और यहाँ पे एम टोटल अगर मैं देखना चाहूँ, जिसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम क्या हो जाएगा? ये तो पता ही है, ऑब्जेक्टिव का क्या होता है? माइनस का v0/u0 तो आ ही रहा था। अब इसमें गुना करना है, आईपीएस का मिनिमम वैल्यू यूज करना है, तो d/f ही यूज कर देते हैं, कर सकते हैं। ऐसे हो गया आंसर, ये लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको और एक्सपेंड कर लीजिए, v0/u0 का वैल्यू लिख लीजिए लेंस फार्मूला का यूज़ करके, 1/f = 1/v माइनस का 1/u, इसका यूज करके यहाँ से निकाल सकते हैं। तो और भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है करने के लिए, आप कर लीजिए, मैं अभी नहीं करूँगा, क्यों करना है इतना। ठीक है, ट्यूब लेंथ देख लेते हैं। ट्यूब लेंथ मतलब कि ये जो हम लोग यूज कर रहे थे ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो दो लेंसवा के बीच में जो दूरी होती है ना, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में, उसी को ट्यूब लेंथ बोल देते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के ट्यूब के बीच में दूरी होता है, तो यहाँ पे एल का वैल्यू क्या आ जाएगा? मतलब कि समझ लीजिए दोनों के बीच में दूरी। बेसिकली हो क्या रहा था? जल्दी बताइए बच्चों, मैं तो भूल जाता हूँ थोड़ा। ठीक है, ऐसे होता था, हमारा आँखिया इधर होता था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है, तो इन दोनों के बीच में दूरी देखना होता था। तो दूरिया तो यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चों, देखिए ध्यान से, दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो v0 और uv, vo और uv का सम है। ठीक है, vo और ue का सम है। ठीक है, मतलब समझ गए ना। कहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा इमेज बन गया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको क्या होता है? vo ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको ue ले लेते हैं, तो उसी का यूज कर लिया। ये तो कंफर्म है, इतना तो आएगा। इसको में कभी कभी हम लोग इसका वैल्यू रख रख के फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, फेरबदल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझ लीजिए कि हाई मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप जो होता है, जिसमें अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैंने क्या बोला था? ये जो रखा जाता है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव रखा जाता है, कभी कभी हम इसका जो यहाँ पे जो यूज होता है ना, यहाँ पे जो यूज होता है ऑब्जेक्टिव,
उसका फोकल लेंथ और इस ऑब्जेक्ट जो होती है वो बिल्कुल पास में रख देते हैं। मतलब कि जहाँ पे एफओ होता है ना, इसका जो इसका फोकल लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव का, वहीं पे इसको ऑब्जेक्ट को भी रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को भी, तो बिल्कुल इसके फोकस पे रख देते हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा बच्चों, बिल्कुल वहीं पर रख देते हैं। तो उस केस में लगभग जो एफ ओ होता है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, वहाँ पे यू ओ के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। कभी कभी अगर इंटरमीडिएट इमेज इज फॉर्म वेरी क्लोज टू द आईपीस, कभी कभी जो ये इमेज बनता है, जब भी कभी कभी जो इससे इसके थ्रू जाकर फिर इमेज बना है, ये जो इमेज बना है ये वाला, वो वेरी क्लोज टू आईपीस हो जाता है। ये आईपीस के बहुत क्लोज बन जाता है। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरी क्लोज टू द आईपीस, सही बोल रहा हूँ। जो इंटरमीडिएट इमेज बना है ना, जो ये वाला, किधर गया, ये वाला जो इंटरमीडिएट इमेज बना है, फाइनल तो ये है, इंटरमीडिएट है। ये इमेज कभी कभी जाकर मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे करके बन गया बच्चों, यहाँ पे, तो बोला जाता है कि बहुत आईपीस के बहुत पास बन जाता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो दूरी होगी, जो इसकी दूरी होगी वी ओ जो बना होगा और यू ई जो होगा, वो दोनों सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सॉरी यार, यहाँ पे बच्चों देखेंगे तो बी ओ और यू ई इक्वल नहीं हो पाएगा, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा ना यार। यहाँ पे जो हमने देखा कि अगर यहाँ से ये दूरी जो इंटरमीडिएट इमेज बना है यहाँ पे बना है, तो यू ई तो थोड़ी होगी ना, लेकिन ये जो यहाँ पे जब इमेज बन गया है इंटरमीडिएट, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो इसका ठीक है कि हमने लिख दिया यू ई है, सॉरी वी ओ है ना, सॉरी वी ओ जो है वो इक्वल हो जाएगा लगभग। ये हम लेंथ जो निकाल रहे हैं ट्यूब लेंथ तो एल होता है, और जब यहीं पे इंटरमीडिएट है तो लगभग ट्यूब लेंथ के ही बराबर हो जाएगा, तो मतलब एल के बराबर हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा आपको, है ना, ये सही होगा। तो ऐसा अप्रोक्सीमेशन कहीं पे अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने बता दिया, ऐसा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली अगर हम ट्यूब लेंथ निकालना चाहें, अगर फाइंड ट्यूब लेंथ इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे फॉर्म हो गया है तब क्या होगा भाई। फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पे फॉर्म हो गया है, फाइनल इमेज जो ये जो बना है ये इधर नहीं, बिल्कुल इधर बना है, बिल्कुल इंफिनिटी पे, तब ट्यूब लेंथ कितना होगा। ट्यूब लेंथ सिंपल हो जाएगा ना। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है वीओ बना होगा, लेकिन इंफिनिटी पे इमेज बनने का मतलब ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे जो ये बना होगा, ये इसके फोकल लेंथ पे होगा, क्योंकि फाइनल तो यही रिफ्रैक्शन कर रहा है, तो ये इसके फोकल लेंथ पे होगा। तो यहाँ पे यूवी की जगह पे फोकल लेंथ आ जाएगा, तभी तो इंफिनिटी पे इमेज फाइनल बना होगा। तो ये सिंपल है हमारे पास। यहाँ पे हम बता सकते हैं जब ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, लिख सकते हैं हम लोग कि यू, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, वी ओ जो हो जाएगा, और प्लस में हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगर इमेज बना है इंफिनिटी पे तो ऐसे होगा, इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस, मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस अब क्लियर विजन पे बना है, तब कितना होगा भाई, तब कितना होगा, तब भी सोच लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये चीज़ तो मिनिमम था, ये तो मिनिमम है, और मैक्सिमम इंफिनिटी पे तो हमने देख लिया। जब डी पे बन रहा होगा तो आई ज़्यादा स्ट्रेन में होगा। ठीक है, तो डी पे बनेगा तब कितना ये डिस्टेंस होगा, ये चीज़ हमें सोचना पड़ेगा बच्चों। जब डी पे होगा, मान लेते हैं इधर होगा, तो इसमें सोचना क्या है, तो वी ओ प्लस, अगर हम लिखना चाहें इस टाइम लेंथ तो लिख सकते हैं वी ओ प्लस यू ई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सब निकालना पड़ेगा, अगर आप फाइनल आंसर तक जाना चाहते हैं तो यहाँ पे यू भी आपको निकालना पड़ेगा। इस केस में कब बन रहा था, डी पे बन रहा था, इमेज डी पे बन रहा था, तो यू आप नहीं निकाल सकते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, तो अगर 1/f रख दें हम लोग, यहाँ f किसका, आई पीस का है, 1/ माइनस का डी रख दूँ क्योंकि डी पे इसका इमेज बन रहा था, माइनस का 1/-u हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1/u का वैल्यू आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1/fe प्लस का 1/d, तो ऐसा करके आप निकाल सकते हैं। DFE यहाँ पे क्या बन जाएगा, u का वैल्यू क्या हो जाएगा
डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई हो जाएगा। यू यहाँ से निकल गया, यू ई यहाँ से निकल गया, है ना। यू वी आपने यहाँ से निकाल लिया और फिर वी ओ आप वैसे करके लेंस फार्मूला लगा के वो भी निकालिए और यहाँ पे पुट पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट पुट कर दीजिए है ना। तो सिंपल है यार, कर सकते हैं चीज़ों को बच्चों। थोड़ा सा आपको हो सकता है लगा हो कि भाई क्या क्या है, बेसिकली आपको देखना है, समझना है चीज़ों को। इससे सवाल उठना नहीं आता भाई, बस समझने के लिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए अवल से बच्चों क्या कि थैंक यू भाई, ठीक है। अगर आए हो तो ठीक है, कोई बच्चा लास्ट में डायरेक्ट यहीं पे आ गया हो तो ऐसे नहीं करना। तो मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।